गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। देन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और रेस्पिरेशन क्या है या किस तरह प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन जिस तरह से हम सांस लेते हैं उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। वी हमने सांस ली, वी इनहेल एंड देन वी एक्सहेल। ठीक, इस नॉर्मल प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। दैट ब्रीदिंग इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है और सिंपल ब्रीदिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है। दैट इनहेल द एयर एंड एक्सहेल द एयर। ठीक है। सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा मेथड है, ये ऑक्सीडेशन है फूड की। ठीक है, द ग्लूकोज वी हैव मिक्सड इन अवर ब्लड, वो जब ऑक्सीजन मिलती है, तो फूड मटेरियल की जब ऑक्सीडेशन होती है लिविंग सेल्स के अंदर उस इन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और जो टर्म रेस्पिरेशन है ये सबसे पहले ड्यूट्रो टेक्निक कॉइन की थी इस टर्म को। जो पहला स्टेप है रेस्पिरेशन में वो है ब्रीदिंग, मीन्स की इनहेल एंड एक्सहेल। पहले हम सांस लेते हैं, वी टेक द ब्रेथ इन एंड देन वी ब्रेथ आउट। सांस को अंदर लेना और फिर वापस उसको रिलीज करना, इसे हम कहते हैं इनहेल एंड एक्सहेल रिस्पेक्टिवली। और इसी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो जितना भी एक्सचेंज और का प्रोसेस है ऑक्सीजन का एटमोसफियर से और CO2 हम रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है। सो ब्रीदिंग में क्या इन्वॉल्व है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द लिविंग सेल्स। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेशन हमारी कहाँ से शुरू होती है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, जहाँ से हम नाक के जो दो सुराख होते हैं वहां से हम एक्चुअली में एयर पास होती है। फिर उसके बाद नेसल चैम्बर तक पहुंचती है नेसल पासेज के थ्रू। अब समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वी हैव रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जिन्हें हम पेयर ऑफ लंग्स कहते हैं। वी हैव हर ह्यूमन बीइंग के पास दो लंग्स होते हैं वन पेयर ऑफ लंग्स, यानी कि टू लंग्स। और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएंगे आपके एक्सटर्नल नीयर्स। ठीक है, ये जहाँ से हम जो दो सुराख है नाक के जहाँ से हम सांस लेते हैं। देन उसके बाद नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर में क्या है? तीन पार्ट्स हैं। अपर ऑल्फैक्टरी, ठीक है, जहाँ से हमें किसी भी चीज़ की खुशबू महसूस होती है। हमें किसी चीज़ का स्वाद क्यों होता है? सबसे पहले हम उसकी खुशबू महसूस करते हैं। ठीक है, वो स्मेल हमारे टेस्ट बर्ड्स को जाके बताती है, इसीलिए ऑलवेज वी स्मेल ईच थिंग। मिडिल रेस्पिरेटरी एंड लोअर वेस्टिब्यूलर। देन उसके बाद हमारे आते हैं इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स में आते हैं हमारे फैरिंग्स। फैरिंग्स इज ऑफ टू टाइप्स, ओरोफैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स एंड लेरिंजोफैरिंग्स। उसके बाद आता है लैरिंग्स, जिसे हम एडम्स एप्पल या वॉइस भी कहते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स, सॉरी। लैरिंग्स, ट्रैकिया, जहाँ से हमारा मतलब एक तरह से नेसल पासेज का काम करता है। देन ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई जो आगे डिवीजन हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं। देन एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई और एयर सैक, जहाँ पे हवा बहती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये है ट्रैकिया। दिस इज योर ट्रैकिया। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, बीच में आपके हाइलस या हीलम है। अपर एस्टोसोस, मिडल लोब, लोअर। ये रिब्स है, रिब्स जिन्हें हम पसलियां भी कहते हैं। डायफ्राम जो अप एंड डाउन मूव करेगा जब हमें मतलब सांस एक्सहेल इनहेल करेंगे। देन वी हैव प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड फिल रहता है। पैराइटल प्लूरम, विसरल प्लूरम, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। और ये है एल्वियोलर सैक, जहाँ एल्वियोला आपकी हवा का फिलअप होता है। मीडिया स्टर्नल नॉच, सॉरी।
रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली जो दो मेन सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो है कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसकी कंडक्शन में हेल्प करेगा, ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसे एल्विलाई में लेकर आएगा। देन वी हैव एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट में क्या होगा, ये वो साइट है डिफ्यूजन की, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है ब्लड में। और ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाएगी। देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ वी ब्रीथ। इसमें दो मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। पहले तो इनहेलेशन, जिसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं सराउंडिंग से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ब्रीदिंग के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू हम उसे अपने लंग्स में लेके आएंगे। सो जितना भी पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, PO2, इसलिए लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो लंग्स में नियर अबाउट 2 to 6 एटमॉस्फेयर का रहता है। सो ऑक्सीजन का इनटेक क्या करेगा, ये एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट बना के रखेगा सराउंडिंग इन्वायरमेंट में और लंग्स में भी। ठीक है, इनहेलेशन प्रोसेस जो है वो सपोर्टेड है डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम मसल्स क्या करेंगे, अप एंड डाउन कंट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे, और एब्डोमिनल मसल्स जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होता है, जब हम अपनी CO2 रिलीज करते हैं लंग से, जब CO2 निकलती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सलेशन। एक्सलेशन और एक्सपायरेशन में क्या होता है, जब इतना पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स के अंदर, वो 2 से 4 के एटमॉस्फेयर के बीच में होना चाहिए। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपायरेशन होती है, मीन्स कि उसकी रिलीज होती है, एक्सलेशन होती है, वो तब तक होती है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट में मेंटेन ना हो जाए बाहर और अंदर की। सो ये प्रोसेस जो होता है एक्सपिरेशन या एक्सलेशन का, ये भी 4 एक्टिविटीज के थ्रू सपोर्ट रहता है, जैसे कि डायफ्राम मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। लंग्स में जब सी ऑक्सीजन आती है तो वो आयरन के थ्रू से सपोर्ट किया जाता है, देन वो सेल्स में जाती है। ये कुछ एक छोटी सी डिपिक्शन है, आपकी चॉइस है इसको पढ़ें या ना पढ़ें, जस्ट ऐसे एक रफ सा फॉर्मूला सा लिखा हुआ है। फॉर्मूला भी नहीं कह सकते, इट्स अ मेथड, सेल्फ स्टडीड मेथड। अब मेन बात है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एज ए सोल्यूशन के फॉर्म में क्या होगा कि 3% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन प्लाज्मा कौन सा, ब्लड प्लाज्मा। और एज अ लिक्विड, या जिसे सॉरी एज अ गैस कह सकते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो सीओ ऑक्सीजन है वो ब्लड में मिक्स होगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। नियर अबाउट ये सेल्स और टिश्यूज में यही जाती है, और नियर अबाउट 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी की जाती है। HB4 जो है वो हेमोग्लोबिन का फॉर्मूला है, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन कैरियर। एंड दिस जब हेमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन मिक्स होती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है, वरना इट वुड टेक 1000 of years टू ट्रांसपोर्ट इन योर बॉडी। देन वी हैव ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बॉडी से रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह डिसॉल्व होगी, एज अ सोल्यूशन इन प्लाज्मा 7%। ठीक है, सोल्यूशन की फॉर्म में ये 7% रहती है, और ये क्या करती है, बेसिसिटी एंड अल्कलाइनिटी को मेंटेन करके रखती है, ताकि एसिडिक कंटेंट ज़्यादा ना बढ़ सके। और नियर अबाउट 70% ये बाइकार्बोनेट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, मतलब वाटर के साथ मिक्स होकर ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी। देन उसके बाद कार्बोनिक एसिड में क्या होगा, वो बाइकार्बोनेट ब्रेक होगा और बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। ठीक है, सो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इसकी फॉर्म में हो सकती है, एल्कलिनिटी और बेसिसिटी प्रोवाइड करती है। हेमोग्लोबिन जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा तो वो कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और अगर हेमोग्लोबिन कार्बो मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो
तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो सबसे डेंजरस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज़्यादा डेंजरस कार्बन मोनोऑक्साइड है। जैसे कई बार घरों में हमने जैसे अगर हम बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने को आए हैं कि अक्सर जिन घरों में सब कुछ बंद बंद है, अगर दरवाज़ा वगैरह सब बंद है, रात को कई लोग हल्की-हल्की कोई चीज़ धुएँ वाली चीज़ अगर हम धुआँ जो होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही होता है। जब अच्छी तरह आग ना जले, कंबशन इतना वो ना हो, तो उसका जो धुआँ स्मोक रिलीज़ होता है दैट इट कंटेन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। सो और कोई सोर्स ना हो धुएँ का बाहर निकलने से, तभी आग का जो स्मोक निकल रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में होता है। एटमॉस्फेयर में भी सबसे डेंजरस जो अगर गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा डेंजरस है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी रहती है ब्लड के साथ। और तभी अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी ब्लड में मिक्स हो जाती है, और धुएं और स्मोक के कारण मीन्स कि अगर रूम भी बंद हो बिल्कुल और ये इस तरह की कंडीशन हो तो इंसान सांस भी नहीं ले पाता। और कार्बिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मतलब हीमोग्लोबिन जब इसको अपनी बॉडी से निकालेगा उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू 23% निकलती है। ये थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में निकलती है। सो अभी हमने ये पढ़ लिया कि ऑक्सीजन किस तरह रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह रिलीज होगी, इनका ट्रांसपोर्ट किस तरह होगा बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर रिस्पेक्टिवली फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कॉन्सेप्ट और है कि रेस्पिरेशन के टाइप्स अभी हमने पढ़ लिया ना, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एयर इन्वॉल्व होती है, एयर की प्रेजेंस में। एरोबिक स्टैंड फॉर एयर। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल है ये ह्यूमंस में अगर हो रही है, ग्लूकोज में एंजाइम्स काम करेंगे और उससे CO2 जो हमारा खाना है, जैसे ऑक्सीजन काम करेगी और ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिक्स हो जाएगी। ठीक है। सो देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगी, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने के बाद क्या होगा, हमें एंड प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज कर दी जाएगी, वाटर, ठीक है, और एनर्जी। और ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस, ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अभी, हमारा बॉटनी में भी एक टॉपिक है जिसे हमने उसमें भी पढ़ना है। ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ये सब नाम आपने सुने होंगे शायद। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है, एंड देन कीमो ऑस्मोटिक ATP सिंथेसिस। देन वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये वो उस टाइप की रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती बिल्कुल भी, मतलब ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा जो वो एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करेंगे पर्टिकुलर जिसके लिए वो है। देन उसके बाद क्या होगा, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। ठीक है, इसमें ब्रेक डाउन होगी कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, कम एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। या फिर लैक्टिक एसिड और एज एनर्जी की तरह यूज हो सकते हैं। सो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये बेसिकली कहाँ पे होती है, ये या तो आपके बैक्टीरिया फंजाइज वॉर्म्स में होगी, या फिर ये होगा कि इंडस्ट्रीज में अगर इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं बेवरेजेस बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे इथाइल अल्कोहल वगैरह है, एथेनॉल है। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई। तो ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट की जाती है। पहला है इसका ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीडेशन एंड देन इनकम्प्लीट पायरुवेट ऑक्सीडेशन। जब इनकम्प्लीट पायरुवेट ऑक्सीडेशन होती है तभी इथाइल अल्कोहल इथेनॉल बनेगा, ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है। सो चाहे वो लैक्टिक एसिड ड्राइव हो, चाहे वो इथाइल अल्कोहल इथेनॉल ड्राइव हो, ये हम रिस्पेक्टिवली यूज करते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे अगर हमने इंडस्ट्रीज या बेकरीज में कुछ बेवरेजेस बनाने हैं या बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और एज ए ऑर्गेनिज्म किन ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो बैक्टीरियाज हैं, फंजाइज हैं, वॉर्म्स हैं। एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन सारा काम करेंगे। सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेशन। तो आपको पता चल गया कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज नहीं है। ठीक है। सो आज के टॉपिक को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।